साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं शोभित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मेन पेपर 2022 के जीएस पेपर 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने ऑलरेडी जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 को डिस्कस कर लिया है, तो चाहे आप उसमें जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले आप इसमें मैंने जो उससे पहले डिस्कस किए हैं उन्हें जाके देखें, क्योंकि उनके आपको सिलेबस को पता चलेगा और किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आपको पता चलेगा। अब इस पेपर में मैं आपके सामने सिलेबस के साथ साथ सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और किस आधार पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसको भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं इसमें सिलेबस को देख लेते हैं, क्योंकि सिलेबस मेन इंपॉर्टेंट होता है। ऑलमोस्ट जो यूपीएससी पेपर को सेट कर रहा है, जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 जीएस 3 जीएस 4, उसी आधार पर यूपी पीसीएस भी फॉलो कर रहा है। इसी प्रकार यूपी पीसीएस भी जीएस पेपर 1 2 3 4 तक ऐसे ही पेपर को पैटर्न को बना रखा है और इसी आधार पर एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इसमें होती है, क्योंकि 2018 से जब से मेन पेपर में इसमें ये 4 पेपर जोड़े गए हैं यूपी पीसीएस के अंदर, तो तब से लेकर सिलेबस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आज इसमें हम जीएस पेपर 3 को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले तो आप जीएस पेपर 3 के इसके सिलेबस को देखिए कि किस प्रकार का सिलेबस इसमें आता है। इस पेपर में प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। और अब ये इसमें जो आपके सामने दिखाई दे रहा है सामान्य अध्ययन 3 का पेपर, इसमें ये सब सेक्शन है। उस आधार पर पेपर आपको पूछा जाता है आपसे। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार संबंधित विषय, समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय, सरकारी बजट, मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न कैसा होता है। तो कृषि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो उसमें पूछे जाते हैं, तो आपको ये जानना होगा। और अब बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो जीएस पेपर 3 है। आपको बेसिक सी नॉलेज तो होगी। जो पेपर आता है ये 200 नंबर का आता है। जीएस पेपर जो जीएस 1 2 3 4 हैं वो 800 नंबर का पेपर बनते हैं। एसए का बनता है उससे पहले पेपर। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पहले 10 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 125 वर्डों में उसको लिखना होता है और 68 नंबर के वो क्वेश्चन होते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज है, आपको इसमें जानना होगा। अब बात करते हैं अपने सेक्शन ए के पहले क्वेश्चन की कि किस आधार पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए आप, डिजिटल कृषि से आप क्या समझते हैं, इससे प्राप्त होने वाले लाभों पर टिप्पणी कीजिए। अब हमें जो बात करनी है वो डिजिटल कृषि के बारे में बात करनी है कि डिजिटल कृषि क्या होती है और हमारे जो किसानों को वो किस प्रकार बेनिफिट कर रही है। तो ये भी बातें आपको इसमें मेंशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको डिजिटल कृषि की डेफिनेशन देनी पड़ेगी और जो डेफिनेशन होती है कि किस प्रकार वो डिजिटल जो कृषि है वो किस आधार पर लाई जाती है और क्या क्या उससे बेनिफिट होते हैं, क्या क्या उसके नुकसान भी होते हैं। क्योंकि जिस चीज़ का नुकसान होता है, जिस चीज़ का फायदा होता है उसके नुकसान भी होते हैं, तो इसमें आपको बातें लिखनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं डिजिटल कृषि होता क्या है। आप एग्रीकल्चर को जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है उसके आधार पर देख सकते हैं। वाटर का मैनेजमेंट अच्छे से होगा, ड्रोन और फील्ड मॉनिटरिंग होगी। आपको पता होगा आज के टाइम ड्रोन का टाइम है, जिसके आधार पर बहुत सारे जो ड्रोन से हैं बहुत सारे फायदे ये, उससे कैमरे के आधार पर ड्रोन को यूज किया जा रहा है। और जो खेतों में जो सिंचाई के साधन होते हैं और स्प्रे करने के लिए दवाइयों को छिड़का जाता है, कीटनाशक को छिड़का जाता है, वो ड्रोन के माध्यम से छिड़का जा रहा है। और सबसे बात है मशीन फॉर रूटीन ऑपरेशन, सोल मॉनिटरिंग सेंसर। जो हमारा एग्रीकल्चर में अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, जो कृषि टेक्नोलॉजी है, डिजिटल कृषि है, उसको यूज करेंगे तो इस आधार पर करेंगे कि हमारी जो फसलें हैं वो एक मैनेजमेंट तरीके से हो। और दूसरी बात, इसमें जो हमारा वाटर का मैनेजमेंट है कि ज़्यादा पानी की दिक्कत ना हो या फिर ज़्यादा पानी का हम कंज्यूम ना कर पाए। इससे ड्रोन की सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि ड्रोन से हम जो फसलों पर कीटनाशक डालते हैं उसके आधार पर भी हमें ये आपको बात इसमें लिखनी पड़ेगी। तो ये सब बातें इसमें अगर आप लिखेंगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपका इजी हल हो जाएगा। अब कुछ और बेनिफिट हैं इसमें, आप एग्रीकल्चर के आईओटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर डिजिटल कृषि के अंदर जो भी आप इसमें बातें लिखेंगे तो बहुत अच्छे से आप इसमें क्वेश्चन को बना सकते हैं। डाटा एंड द वर्क फॉर यू, कंट्रोल ओवर द रिस्क
ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी बढ़ेगी, बेटर प्रोडक्ट और क्वालिटी होगी। जो हमारे उत्पादन होके आता है, हमारे जो फसल बनती है उसकी जो क्वालिटी होगी वो बेटर होगी। और सबसे बड़ी बात है इसमें टाइम को कंज्यूम होगा और लेबर कम लगेगी। ये सब बातें आप इसमें लिखेंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बन जाएगा। तो डिजिटल कृषि की जितनी भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, जितने भी मैंने फायदे बताए हैं, तो ये सब बातें इसमें आप लिख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध क्या है? भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संदर्भ में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। व्हाट इज द सप्लाई चेन मैनेजमेंट हाईलाइट इज इम्पोर्टेंट इज कंटेस्ट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। तो आपको इसमें सबसे पहले बात करनी है आपूर्ति श्रृंखला क्या होती है, कि सप्लाई चेन क्या होती है। ये सप्लाई चेन के एक पैरामीटर हैं, ये आप इसमें देख सकते हैं। इंटीग्रेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, कस्टमर सर्विस, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। सबसे पहले आपको सप्लाई चेन के बारे में डेफिनेशन देनी होगी कि सप्लाई चेन क्या होती है। सप्लाई चेन वो मैनेजमेंट तरीका होता है कि हम एक जो प्रोडक्ट हमारा तैयार होता है, जैसे कि उत्पादन हुआ, किसी प्रोडक्ट का खेत में उत्पादन हुआ, वो वहाँ से निकल के चला, वो मंडी में गया, मंडी में जाने के बाद वो किसी आड़ती के पास गया, आड़ती के पास वो जाने के बाद किसी फैक्ट्री में गया, वहाँ से वो प्रोसेस होके वो एक दुकान पर गया, दुकान के बाद वो फिर एक कस्टमर तक पहुँचा। तो ये एक हायरार्की बनी हुई है कि किस आधार पर एक फूड को या फिर एक प्रोसेसिंग के माध्यम से उसको गुजारा जाता है, उसको कहा जाता है सप्लाई मैनेजमेंट चेन। एक चैन बनी हुई है कि जिस आधार पर वो सारी की सारी जो चैन है वो उसमें सारी बातें जुड़ी हुई हैं। इससे क्या होता है कि मैनेजमेंट तरीके से सब काम होते चले जाते हैं। और लॉजिस्टिक लगता है, जैसे ट्रांसपोर्ट लगता है, ये सब बातें इसमें लिखे हैं आप, और बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनेगा आपका। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके रिलेटेड भी है। अगर हम किसी चीज़ को मैनेजमेंट तरीके से अच्छे से करेंगे तो हमारी जो कृषि है वो तो ज़्यादा फायदेमंद होगी, और जो हमारी लॉजिस्टिक है, लागत है, और प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब इनकी कॉस्टिंग भी कम आएगी और एक टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, मतलब टाइम को एक तरीके से उसको पहुंचा दिया जाएगा। तो ये बात इसमें आप लिख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीएम गति शक्ति योजना के बारे में आपको बताना होगा। इसमें योजना के स्तंभों को बताइए, आपके विचार में क्या इसमें प्रतियोगिता का श्रेष्ठ संयोजकता जनित होगी, ये इसकी विवेचना करनी है आपको। एक्सप्लेन द पिलर ऑफ पीएम गति शक्ति योजना, डू यू थिंक दैट इट विल क्रिएट कंपिटेटिवनेस एंड बेटर कनेक्टिविटी, डिस्कस करना है आपको इसमें। तो सबसे पहले आप पीएम गति शक्ति योजना के स्तंभों को बताइए, और पीएम गति शक्ति योजना होती क्या है पहले आप इसको समझाइए। प्रगति की गति, भारत की शक्ति। न्यू इंडिया के प्रमुख स्तंभ होंगे कनेक्ट, भारतमाला, सागरमाला, बंदरगाह, उड़ान, आर्थिक क्षेत्र, रेलवे आदि इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल को कवर किया जाएगा। आप इसमें एक डेफिनेशन के माध्यम से इसमें सिर्फ थोड़ी सी बात समझा सकते हैं कि पीएम गति शक्ति क्या होती है। पीएम गति शक्ति वो एक प्लेटफॉर्म है या फिर वो एक मैनेजमेंट का तरीका है जिसके आधार पर भारतमाला, सागरमाला, बंदरगाह, उड़ान, आर्थिक क्षेत्र या रेलवे, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर किया जाएगा। इनके माध्यम से समय को कम किया जाएगा, मतलब अगर कोई चीज़ पेंडिंग में पड़ी हुई है तो उसको सही तरीके से मैनेजमेंट करके उसको लाया जाएगा और बना के उसको जल्दी से तैयार किया जाएगा। जैसे कोई एक रोड है, वो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर 1 साल हो गए, 2 साल हो गए पेंडिंग में पड़ा है, तो उसमें गति लाने के लिए पीएम गति शक्ति योजना लाई गई है कि उसको इफिशियंसी तरीके से उसको आगे बढ़ाया जा सके और जल्दी से उस काम को पूरा किया जा सकते। तो ये बातें इसमें आप लिखेंगे, अच्छे से क्वेश्चन बनेगा। अगले चरण में अस्पताल, विश्वविद्यालय जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की एकीकृत किया जाएगा, ये सब बात इसमें लिख सकते हैं आप। पीएम गति शक्ति जो योजना है अत्यधिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहन देगी। सभी इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं को निर्बाध रूप से एकीकृत किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की बाधाओं को दूर किया जाएगा। तीव्र गति से कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी, सब पता है आपको। ऐसी बात इसमें आप लिखेंगे कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देंगे तो हमारी क्या होगा, अर्थव्यवस्था इंप्रूव करेगी। और दूसरी बात, जो कनेक्टिविटी है उसको टाइम कंज्यूम लगेगा और समय से वहाँ पे लॉजिस्टिक पहुँच पाएगा। दूसरी बात, वहाँ पे जो आवाजाही है, टूरिज्म सेक्टर है, वो सब प्रमोट होता चला जाएगा। अगर किसी भी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जाता है तो बेसिक नीड तो सबसे बड़ी वही होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। तो आप बातें इसमें लिखेंगे तो क्वेश्चन आपका अच्छे से बन जाएगा। मैंने इसमें उद्देश्य बता दिए हैं पीएम गति शक्ति के, जो क्या क्या उद्देश्य हैं आप इसमें देख सकते हैं। जमीनी स्तर पर काम में तेजी लाना, लागत में कमी करना, रोजगार पैदा करना, साथ साथ आगामी 4 वर्षों में बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं को एकीकृत योजना और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। ये बातें इसमें आप कोट करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा आपका।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। फोर्थ क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए विकास प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, टिप्पणी कीजिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज ए क्रिटिकल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस टू अचीव सोशल जस्टिस, कमेंट करनी है। इसमें आपको दो पैरामीटर दिखाई दे रहे होंगे, एक है वित्तीय समावेशन, दूसरा है सामाजिक न्याय। इसके विकास को कैसे महत्वपूर्ण बनाएगा इस प्रक्रिया को। अब जो वित्तीय समावेशन है, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन को लिखिए कि वित्तीय समावेशन क्या होता है या फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। वित्तीय समावेशन वो एक आधार होता है किसी भी एक पर्सन का या किसी एक देशवासी का, नागरिक का, कि उसको सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाए। जैसे आप हेल्थ में देख लीजिए, एजुकेशन में देख लीजिए, या फिर रोजगार में देख लीजिए, अगर वो चीज़ें उसको बुनियादी तरीके से सब मिल रही है जिसकी उसको आवश्यकता है, तो वो एक वित्तीय समावेशन के आधार पर आएगी। जैसे अभी हमारे देश में सबसे ज़्यादा गरीबी है, 21.9% हमारे देश में गरीबी है। तो आप इसमें बात कोट करेंगे कि हमारे देश में गरीबी होने का कारण है कि उनको वित्तीय जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती। जैसे उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे घर मकान है और जो अन्य सुविधाएं हैं वो उनको नहीं प्रोवाइड, एजुकेशन उनको नहीं प्रोवाइड किया जाता, तो वो एक किस्म से वो उनको लैग कर रहे हैं। दूसरी बात, इसमें जो वित्तीय समावेशन है, वित्तीय समावेशन का अर्थ यही है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो एक वित्तीय समावेशन के आधार पर एक नागरिक को मिल सके। तो ये बात इसमें आप लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, जो सामाजिक हमारे जो समाज में रहने वाले लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको न्याय मिलेगा। अगर कोई भी चीज़ मतलब देरी से हो रही है तो कैसे न्याय मिल जाएगा, जैसे आप इसमें बातें अच्छे से बना सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, वित्तीय समावेशन की जो संभावनाएं होती हैं वो आप इसमें लिख लीजिए। वित्तीय समावेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश के सतत आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए गुंजाइश बनती है। यह समाज में वंचित लोगों का जीवन स्तर सुधारने पर फोकस करती है। वित्तीय समावेशन का मकसद लोगों को बेहतर वित्तीय फैसले लेने के लिए जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना ही है। साथ ही साथ वह आर्थिक विकास में कम आय वाले लोगों की भागीदारी की तस्दीक करता है। यह भागीदारी कम आय वाले समूह के पास वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है। तो आप बातें लिखेंगे, ये बात मैंने आपको इसमें लिख दी है, आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अच्छे से अपने क्वेश्चन को इसमें बना सकते हैं। वित्तीय समावेशन का सबसे मेन मोटिव यही है कि इसमें जो आर्थिक जो गुंजाइश होती है किसी भी एक पर्सन की, किसी भी नागरिक की, तो उसको बढ़ाना ही वित्तीय समावेशन का अर्थ होता है। और इससे क्या होगा, एक सामाजिक न्याय मिलेगा उसको। समाज के अंदर एक गर्दन उठा के जीने की गुंजाइश उसके अंदर बनेगी, उसको सर उठा के उसको जीने की एक गुंजाइश बनेगी। तो आप वित्तीय समावेशन को सबसे बेसिक नीड जो इसमें लाई जाती है, जैसे आप रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके घर, और दूसरी बात उसमें हेल्थ, एजुकेशन, ये सब बातें उसमें आप कोट करेंगे, लिखेंगे, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने आपको बता दी है ये बातें इसमें। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, भारत सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति का मेक इन इंडिया तथा स्टैंड अप इंडिया के विशेष के संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए। इन दोनों चीजों का मूल्यांकन करना है, जो मेक इन इंडिया है तथा स्टैंड अप इंडिया है। पहले आप मेक इन इंडिया को समझाइए, मेक इन इंडिया क्या होती है। मेक इन इंडिया 2014 में लाई गई थी, जिसमें भारत सरकार के द्वारा उसको लाया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था देश में मजबूत विकास और व्यापार के समग्र दृष्टिकोण में सुधार और निवेश के संकेत के साथ साथ आशावादी रूप से बढ़ रही है। सरकार के नए प्रयासों एवं पहलों की मदद से निर्माण के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। निर्माण को बढ़ावा देने के लिए संवर्धन के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें भारत के महत्वपूर्ण निवेश में निर्माण संरचना अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में बदला जा सकता है। अब ये तो हो गई मेक इन इंडिया की परिभाषा। मेक इन इंडिया के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, लगभग 29 क्षेत्र आते हैं। वो सभी क्षेत्र जो सरकार अपने तरीके से सरकार बनाती है, जैसे कोई भी एक इंडस्ट्री हो गई या फिर एक ऐसा उद्यमी हो गया कि वो सरकार वहीं पे बनाएगा और उसे मेक इन इंडिया को प्रमोट करेगा। मुख्यतः निर्माण क्षेत्र यह केंद्रित होता है। जो भी मैन्युफैक्चर चीज होती है, जो भी मैन्युफैक्चर वो होता है, मैन्युफैक्चर द्वितीय अपना क्षेत्र होता है इकोनॉमी के अंदर, तो सबसे ज़्यादा फोकस उसी चीज़ पर करती है। लेकिन इसका उद्देश्य देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना भी है। इसका दृष्टिकोण निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना है, आधुनिक और कुशल बुनियादी संरचना, विदेशी निवेश के लिए नए क्षेत्र को खोलना और सरकार व उद्योगों के बीच
साझेदारी का निर्माण करना है। ये बातें मैंने आपको इसमें बता दी हैं, आप लिख सकते हैं। ये तो हुई मेक इन इंडिया की परिभाषा। अब बात करते हैं इसमें जो स्टैंड अप इंडिया है। पहले तो आप स्टैंड अप इंडिया को समझिए कि स्टैंड अप इंडिया क्या होती है। स्टैंड अप इंडिया की जो सरकार के द्वारा 2016 में इसको लाया गया था। स्टैंड अप इंडिया के अंदर क्या बात है कि जो SC ST और महिला हैं उनको सरकार एक पैकेज देगी, एक उसको रोजगार चलाने के लिए उनको सरकार बैंकों के द्वारा लोन प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग 1 करोड़ तक का लोन उनको दिया जाएगा, जिससे सरकार वो अपने कहेगी कि आप अपने पैरों पर खड़े होइए और अपना नया कारोबार स्टार्ट कीजिए, आप एक बिजनेसमैन बनिए। तो ये सब बातें उसमें प्रमोट करती है सरकार, और उनके पैरामीटर के आधार पर उनको दिया जाता है कि आप किस क्षेत्र में अपना कार्यक्रम को शुरू करना चाहते हैं, किस क्षेत्र में आप रोजगार करना चाहते हैं, या फिर किस क्षेत्र में आप अपने आप को बेनिफिट समझेंगे जिससे कि सरकार आपको प्रोत्साहन देगी। तो ये बात इसमें आप लिख सकते हैं कि कैसे आपका क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। ये तो हो गई मेक इन इंडिया और स्टैंड अप, ये बात मैंने इसमें बता दी है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम फैसिलिटेट बैंक लोन बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़, एटलीस्ट 1 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बोरो एटलीस्ट 1 वुमेन पर बैंक branch, setting up a greenfield enterprises. This enterprises may be manufacture, service the trading sector. In case of non-individual enterprises, at least 51% of shareholding and controlling. तो मैंने आपको इसमें बात बताई है कि जो SC ST के लोग हैं और जो वुमेन हैं वो इसमें इसके अंतर्गत, इस सेक्टर के अंतर्गत सभी आते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन है ये पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने 6 क्वेश्चन की। राष्ट्रीय सुरक्षा से है और विज्ञान प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, नेशनल सिक्योरिटी से मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ऑफिशियली बात है, हर पेपर में जो भी मेन पेपर होगा उसमें नेशनल सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन जरूर सरकार UPPSC या फिर UPSC के द्वारा डाला जाएगा। इसमें क्या कहा गया है, डिस्कस द रोल ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द नेशनल सिक्योरिटी। पहले आपको नेशनल सिक्योरिटी के बारे में डेफिनेशन लिखनी है। नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? नेशनल सिक्योरिटी 2 प्रकार की होती है, एक होती है इंटरनल सिक्योरिटी, एक होती है एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर अपने एक देश की बाउंड्री के अंदर जो भी थ्रेट होता है सिक्योरिटी से रिलेटेड तो वो उसके अंदर मेजर किया जाता है। और जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी होती है, किसी देश, किसी बाह्य शक्ति से जो थ्रेट होता है तो वो उसके अंदर काउंट की जाती है। इसमें आप ये बातें लिख सकते हैं। और इसके आधार पर जो डिजिटल है, जो फिर मतलब आपको इसके प्रबंधन के लिए इसकी प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या भूमिका है इसमें, सबसे पहले आप बात लिखिए कि जो साइबर अटैक होते हैं, जैसे आपने सुना होगा मुंबई में एक साइबर अटैक हुआ था, एक बिजली घर पर अटैक हुआ था, वो चाइना के द्वारा किया गया था। इसमें आप वो बातें लिख सकते हैं। वो क्या हो गई, एक साइबर सिक्योरिटी के तहत वो आता है, वो भी एक नेशनल सिक्योरिटी में काउंट की जाती है। और बातें लिखेंगे आप, जैसे आतंकी संगठन है वो बाहर से पैसा भेजते हैं अपने देश के अंदर, वो इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत थ्रेट होगा उसे, और वो इंटरनेशनल लेवल पर भी आ जाएगी। तो ये सब बातें इसमें आप लिखेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाएगा। और इसमें हम सबसे बड़ी बात है, इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे साइबर सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा मेजर किया जाता है। एक सर्टिन नाम से, इंडिया के नाम से एक सर्टिन, एक भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा एक लैब है, उसके अंदर ये सब चीज़ें काउंट की जाती हैं। और दूसरी बात, उसमें ये सब चीज़ें देखा जाता है कि किस पर साइबर सिक्योरिटी या फिर किसी पर मालवेयर का अटैक हुआ है या किस पर ये साइबर के अटैक हुए हैं। तो ये सब बातें आप इसमें लिखेंगे तो क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा आपका। अब बात करते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ई प्रदूषण तथा अंतरिक्ष प्रदूषण को समझाइए। जो अंतरिक्ष का प्रदूषण है उसको समझाना है और जो ई प्रदूषण है उसको समझाना है। इसके प्रबंधन के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं। पहले आप इसमें ई प्रदूषण और अंतरिक्ष प्रदूषण को समझाइए। ई प्रदूषण वो होता है जो कोई जैसे लैपटॉप या फिर कोई ऐसी घड़ी या वॉशिंग मशीन, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं और वो एक टाइम पर आकर ख़राब हो जाते हैं, ख़राब होने के बाद उनको कचरे में डाल दिया जाता है। वो तो ऐसा नहीं है कि वो डिग्रेडेबल हो जाएंगे या फिर वो मतलब जैसे एक कोई बोतल होती है उसके आधार पर में सब चीज़ें, वो प्लास्टिक के होते हैं, प्लास्टिक इतनी जल्दी डिग्रेडेबल नहीं होती हैं। तो वो भी एक सरकार के लिए एक पोल्यूशन को थ्रेट देता है
और दूसरी बात, वो सरकार को इतना ज़्यादा थ्रेट देगा कि अगर वो इतना ज़्यादा कचरा, इतना ज़्यादा डेब्री इकट्ठा हो जाएगा तो सरकार उसका रीयूज कैसे करेगी, रिसाइकल उसको कैसे करेगी, किस आधार पर करेगी। तो ये सब बातें आप इसमें लिखिए कि ई वेस्ट क्या होता है, और जो कचरा होता है, जो इंटरनेशनल डिब्री होता है, मतलब स्पेस में जो डिब्री फैला हुआ है वो किस पर फैला हुआ है, किस आधार पर फैला है। हम सैटेलाइट छोड़ते हैं, कोई सैटेलाइट ऐसी होती है कि वो वहीं पे जाके खराब हो जाती है और उस किसी का कार्यकाल पूरा हो जाता है, वो अपना काम करना बंद कर देती है, तो वहीं पे तैरती रहती है, वो अंतरिक्ष में ही तैर रहती है, और उसका कोई भी समाधान अब तक किसी भी देश के द्वारा नहीं खोजा गया है। तो ये सब बातें आप इसमें लिख सकते हैं। और भारत के द्वारा क्या इनिशिएटिव ले जा रहे हैं, आप इसमें ये बातें लिखिए। भारत के द्वारा जो ई वेस्ट के ऊपर या फिर ई कचरे के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण होता है, उसके आधार पर क्या किए जा रहे हैं कि जो अभी हाल ही में एक सरकार के द्वारा एक मैनेजमेंट बिल लाया गया है इसको मैनेज करने के लिए, कि जो कंपनी होती है जो ये सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है, उसको 60% लगभग उसका जितना भी उसने बेचा है उसका 60% वो उसको रिसाइकल करके दोबारा इसी प्रोडक्ट में लाएगी। तो ये सब बातें आप इसमें लिखिए। और हमारे द्वारा जो अंतरिक्ष का कचरे को, डिब्री को, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा या इसरो के द्वारा ये चीज़ें बनाई जा रही हैं, उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है नेत्र। एक नेत्र करके इसरो के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, एक सैटेलाइट छोड़ा जाएगा, उसको डिब्री को इकट्ठा करके वापस धरती पर लाने की योजना इसरो के द्वारा की जा रही है। तो ये सब बातें आप इसमें लिखिए। तो भारत की जो इसरो के द्वारा इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और जो सरकार के द्वारा ई वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो इनिशिएटिव लिए जा रही हैं, वो सब बातें इसमें आप लिख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में निर्मित हो रहे रक्षा गलियारे परियोजना के महत्व को समझाइए। ये डिफेंस कॉरिडोर है, पहले आप इसको समझाइए। डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट क्या होता है ये समझाइए आप। सरकार के द्वारा 2 प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, 2 डिफेंस कॉरिडोर चलाए जा रहे हैं। इससे क्या होगा ये मैंने बात आपको बता दी है। तो पहले आप डिफेंस जो कॉरिडोर होते हैं वो समझाइए कि डिफेंस कॉरिडोर क्या होते हैं। डिफेंस कॉरिडोर एक रूट होता है जिसके कई शहर शामिल होते हैं। इन शहरों में सेना के काम के आने वाले सामानों के निर्माण के लिए इंडस्ट्री विकसित की जाती है, जहां कई कंपनी हिस्सा लेती हैं। इस कॉरिडोर में पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और एमएसएमई कंपनियां हिस्सा लेती हैं। इस कॉरिडोर में वो सभी औद्योगिक संस्थान भी भाग लेते हैं जो सेना के सामान बनाते हैं। जैसे कॉरिडोर बनाने के हथियार को लेकर वर्दी तक के सामानों को बनाया जाता है। तो ये तो हुई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की एक डेफिनेशन। अब बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है वो कहाँ कहाँ बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ से लेकर फिर आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की योजना है। अलीगढ़ में जो डिफेंस कॉरिडोर बना है वो बिजनेस के इतिहास से काफ़ी अहम है। यह लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। तो ये सब बातें आप डिफेंस कॉरिडोर के परिप्रेक्ष्य में लिख सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि भारत की जो सिक्योरिटी है, भारत के अभी क्या हो रहा है, भारत अभी मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत होने की कोशिश कर रहा है सभी सेक्टरों में, जैसे डिफेंस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और अपना एग्रीकल्चर सेक्टर, उनमें सभी में भारत अब आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। तो भारत के द्वारा स्कीम भी लाई जा रही है, तरह तरह की स्कीम लाई जा रही है। पीएलआई स्कीम लाई जा रही है कि हमारे देश में पीएलआई स्कीम के तहत सभी को रोजगार उत्पन्न हो, और सरकार के द्वारा जितनी भी कंपनी जो प्रमोट किया जाता है उनमें सभी रोजगार उत्पन्न करें। ये सब बातें आप इसमें लिख सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। और हाँ, एक डिफेंस कॉरिडोर और बनाया जा रहा है, वो तमिलनाडु के अंदर बनाया जा रहा है। ये भी सब बातें आप इसमें लिख देना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। 9वां क्वेश्चन है, भारत की रक्षा आवश्यकताओं के दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार की अग्निवीर योजना का विश्लेषण कीजिए। किसी को नहीं पता है, सबको पता है। सबको ऐसा पता है कि जो अग्निवीर योजना है वो किस प्रकार से उसके विरोध प्रदर्शन छात्रों के द्वारा किए गए। जो कैंडिडेट पहले से अप्लाई कर चुके थे, जिनका फिजिकल भी हो गया था, उनका टेस्ट भी क्लियर हो गया था, बल्कि उनका रिजल्ट भी आने उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किए गए। अग्निवीर एक ऐसी सरकार के द्वारा योजना लाई गई है। मैं थोड़ा थोड़ा इसको बता देता हूँ और थोड़ा सा आप भी इसमें लिख लेना कि अग्निवीर 23.5 साल तक की उसमें जॉब आपको जॉब दी जाएगी, और 17.5 से लेकर 23.5 साल तक उसमें जॉब होगी। और दूसरी बात, उसमें सिर्फ 4 साल के लिए आपको रखा जाएगा। इससे सबसे ज़्यादा मेन मोटिव इसका सरकार का क्या हो सकता है, ये बात आपको जाननी जरूरी है। सरकार के द्वारा ये बात कही गई है कि एक तो जो एवरेज है, जो एज का एवरेज है, उसको कम करके लाना है। अभी हाल ही में जो हमारी मिलिट्री में, आर्मी में या फिर किसी भी डिफेंस में
हमारा जो एवरेज एज चल रही है वो 36 चल रही है, उसको कम करके लगभग 10 सालों के अंदर उसको 26 लेके आना है। तो ये सब बातें इसमें आप लिखेंगे। और दूसरी बात, जो पेंशन के आधार पर जो सरकार के द्वारा बजट में खर्चा किया जाता है, तो वो भी कम होगा। जो बजट में पेंशन में सबको दी जाती है कि जब एक टाइम पे वो रिटायरमेंट हो जाते हैं तो पेंशन तभी से चल जाती है, चाहे वो अगले साल ही रिटायरमेंट ले ले तो पेंशन तभी से स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी बर्डन कम हो जाएगा। लगभग 70,000 करोड़ रुपए का खर्चा जो पेंशन सरकार करती थी तो वो भी कम हो जाएगी। तो ये बातें आप इसमें लिखेंगे, क्वेश्चन आपका अच्छे से बन जाएगा। तो जो मैंने बातें आपको उसमें बताई है वो बहुत अच्छे से आपको इसमें क्वेश्चन में लिख देनी है। अब बात करिए इसमें 10वें क्वेश्चन की, आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं, भारत इसके लिए प्रबंधन क्या कर सकता है। आपदाएं सबसे पहले आप इसमें लिखिए, आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। आपदाएं इसमें 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है नेचुरल डिजास्टर, एक होता है मैन मेड डिजास्टर। डेफिनेशन लिखिए और उसके बाद आप नेचुरल डिजास्टर में लिखिए, अर्थक्वेक आता है, वोल्केनोज आती हैं, सुनामी आती है, साइक्लोन आते हैं, फ्लड आता है, ड्रॉट आते हैं, लैंडस्लाइड आती है, एवलांचेस आते हैं, थंडर एंड लाइटनिंग होती है। तो ये सब बातें होती हैं नेचुरल डिजास्टर के अंदर। और अब हम मैन मेड जो डिजास्टर आते हैं, वो फायर आती है, बिल्डिंग कोलैप्स होती है, इंडस्ट्रियल हार्ट्स होते हैं, और ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट होते हैं, और ये रेट होते हैं, टेरर अटैक होते हैं, युद्ध होता है, आप देख सकते हैं वो भी तो एक मैन मेड डिजास्टर, या ये रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसमें आप उदाहरण दे सकते हैं। तो ये सब बातें आप इसमें लिखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बन जाएगा आपके लिए। क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चनों को इसमें आप उदाहरण के साथ, आपको इसमें क्वेश्चन में उदाहरण में लिखना है, तो क्वेश्चन का जो एग्जामिनर होगा चेक करने वाला बहुत अप्रिशिएट होगा और क्वेश्चन को अच्छे से आपके मार्क्स देगा। लगभग 8 मार्क्स तो पूरे नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी 6-7 आपको मिल जाएंगे आराम से। तो ये सब बातें आप इसमें लिखेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होती है, और डिजास्टर सरकार के द्वारा एनडीआरएफ टीम लाई जाती है, जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं सरकार के द्वारा और स्कीम लाई जाती है। सरकार के जब किसी राज्य के अंदर कोई डिजास्टर या किसी वोल्केनो या फिर किसी मतलब कोई चक्रवात के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो सरकार भी उसको, सेंटर और स्टेट मिलकर उसको प्रोत्साहन देती हैं और वहाँ पे इलाके को कवर करती हैं। तो ये सब बातें आप इसमें लिखें तो क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो 11वां क्वेश्चन है। इसमें बात करनी है इंक्लूसिव ग्रोथ की। समावेशी समृद्धि और विकासात्मक रणनीति का केंद्र बिंदु बन गई है भारत के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए। इस समृद्धि की प्राप्ति हेतु उपचारात्मक सुझाव भी दीजिए। अब पहले तो आप हमें बात करनी है जो इंक्लूसिव ग्रोथ होती है वो क्या होती है। भारत में समावेशी विकास, जब विकास की प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, देश के सभी अंचल, भौगोलिक क्षेत्र, समाज के सभी वर्ग, अमीर तथा गरीब, ग्रामीण, शहरी, पुरुष, महिला, सभी जातियां, संप्रदाय शामिल हो, ऐसे विकास को समावेशी विकास कहा जाता है। ये डेफिनेशन है समावेशी विकास की, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ की। भारत में जो समावेशी विकास है वो किस आधार पर है। भारत में शहरी क्षेत्रों में लगभग 10% लोगों के जो मासिक प्रति व्यक्ति खर्च होता है वो 10% लोगों के मासिक प्रति व्यक्ति खर्च के 10 गुना से ज्यादा होता है। तो आप बातें इसमें लिखिए। देखिए समावेशी विकास क्या होता है। समावेशी विकास मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं कि समावेशी विकास एक किस्म से एक परिवार का वो सभी विकास की उसको जो बेसिक नीड होती है वो सभी प्रोवाइड सरकार के द्वारा या फिर उसको संसाधनों के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, तो उसको समावेशी विकास कहा जाता है, सस्टेनेबल या इंक्लूसिव ग्रोथ कहा जाता है। और अभी समाज के अंदर क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि ऊंच नीच है, और कोई एक आदमी इतना गरीब है कि वो उसके खाने के भी लिए पैसे नहीं है, एक आदमी इतना अमीर है कि उसके पास पैसे रखने की जगह नहीं है। तो ये क्या है, ये डिफरेंस है, ये एक वेल्थ का डिफरेंस है, और सरकार को इसको कहीं ना कहीं देखना होगा। देखने के साथ साथ जो सरकार के द्वारा इनिशिएटिव ले जा रहे हैं वो आप इसमें बातें लिख सकते हैं। तो ये सब बातें मैंने आपको समावेशी विकास के अंतर्गत बताई हैं। किसी भी देश के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए समावेशी विकास वांछनीय होता है। समावेशी विकास के अभाव में निम्नलिखित प्रभाव देखने को मिलते हैं। यदि समावेशी विकास नहीं होता है तो साधारणीय नहीं बन पाते हैं। अगर किसी भी देश के नागरिकों का समावेशी विकास नहीं होगा तो आप कैसे साधारणीय बन जाएंगे या धारणीय बन जाएंगे, या सस्टेनेबल जो गोल हैं उनको भी आप कैसे प्रमोट कर पाएंगे। आप में पता होगा कि जो यूएन के द्वारा सस्टेनेबल गोल को सेट किया गया है, सभी देशों के लिए मान्य किया गया है, वो 17 हैं। वो आप इसमें बातें लिखेंगे। आय के
असंतुलित वितरण से धन का संकेंद्रण कुछ लोगों के पास हो जाएगा, परिणाम स्वरूप मार्ग में कमी आएगी, जीडीपी की वृद्धि दर को कम कर देगा। ये सब बातें इफेक्टिव हैं जो सरकार के जो समावेशी विकास को इफेक्ट करती हैं। ये सब बातें आप इसमें लिख सकते हैं। गैर समावेशी विकास से विभिन्न भागों में विषमता में वृद्धि होती है, जिसमें वंचित वर्ग को विकास की मुख्य धारा में नहीं आ पाते हैं। यह आप बात इसमें लिख सकते हैं। 12 नंबरों का क्वेश्चन है ये, इसमें आपको इजीली हल हो जाएगा। ये तो हो गया समावेशी विकास के बारे में। अब अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौशल विकास के देश में आर्थिक विकास में क्या भूमिका है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 2022 के उद्देश्यों की उसकी मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कौशल विकास क्या बात है, आपको पहले कौशल विकास के बारे में जानना होगा। कौशल विकास क्या होता है। कौशल विकास सरकार की चुनौतियां हैं ये सब। पहले आप जाने कौशल विकास क्या होता है। कौशल विकास वह सरकार के द्वारा इनिशिएटिव है कि जो हमारे जैसे इंजीनियर हैं, जैसे कोई बच्चे की किस चीज़ में रुचि है, वो मैन्युफैक्चर करना चाहता है, तो उसके लिए सरकार द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के आधार पर उसको वो सभी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो एक को बिजनेसमैन या फिर मैन्युफैक्चर करने के लिए होती हैं। वो कौशल विकास कहलाता है। उसके कौशल को जांचना, और सरकार के द्वारा वो इनिशिएटिव लिए गए हैं जो कौशल विकास योजना है, उसमें मतलब तरह तरह पर सेंटर खोले गए हैं, और उन पर वहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनको कौशल विकास के अंतर्गत जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है तो उस क्षेत्र में उसको में सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसमें लेडीज को भी और जो लड़के होते हैं उनको भी ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो डेफिनेशन आप थोड़ी सी लिख दीजिए इसमें कि सरकार के द्वारा कब ये योजना लाई गई और कब इसको बनाकर तैयार किया गया, और आज के टाइम में जो सरकार के द्वारा जो कौशल विकास में प्रोत्साहन किए जा रहे हैं वो सब क्या है, तो आप इसमें बेहतर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की। वैश्वीकरण की उदारीकरण की नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की विशेषता क्या है। विदेशी व्यापार पूंजी प्रभाव से प्रभावित हस्तांतरण के रूप में व्याख्या कीजिए। पहले आप वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पर विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सबसे पहले आपको एलपीजी रिफॉर्म के बारे में जानना होगा। एलपीजी रिफॉर्म लाए गए थे 1991 में। उस टाइम के जो हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा ये एलपीजी रिफॉर्म लाए गए थे। उसमें क्या हुआ था कि जो हमारे एलपीजी रिफॉर्म के अंतर्गत क्या हुआ था, जो हमारे जो नियम कायदे कानून हैं, जो बाहर से हमारे पास पैसा आता था उसको ईजी किया गया। उस ईजी करने के आधार पर उदारवाद किया गया है। उदार किया गया मतलब जल्दी से हमारे देश में वो एक्सेस ले सके। जो बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, वो हमारे देश में व्यापार करें। व्यापार करने के साथ साथ उससे क्या फ़ायदा होगा, हमारे देश की ग्रोथ बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा। रोजगार की उनकी जो हमारे नागरिक होंगे उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, उनकी लिविंग ऑफ जो वो अच्छे से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छे से जी रहे हैं वो बढ़ेगी। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं घुमा फिरा के जो बात आती है वो रोजगार पर ही आती है। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बना लीजिए आप, किसी भी चीज़ में सरकार की जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं वो भी सब रोजगार के ऊपर ही आके रुकते हैं। तो आप इसमें बातें लिख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही था कि जो सरकार के द्वारा एलपीजी रिफॉर्म लाए गए, तो यही बातें इसमें आप लिख सकते हैं कि क्यों किस आधार पर लाए गए, कि वो जो कंपनी है जो बाहर विदेशों से काम करने के लिए हमारे देश में, क्योंकि भारत की जो सबसे बड़ी मार्केट है, आपको ये देखना होगा किसी भी कंपनी के लिए हमारे लिए ढूंढती रहती है कि हमें अगर इंडिया के अंदर व्यापार करना है, तो वो सब बातें इसमें आप लिख सकते हैं। क्योंकि हमें पहले क्या था, हम आज़ादी से उभरे थे, ब्रिटिश के चंगुल से हम 1947 के बाद बाहर निकले थे। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये लगा कि हमें अभी इतनी जल्दी रिफॉर्म नहीं लाने थे। तो सबसे पहले रिफॉर्म, हमारे से पहले रिफॉर्म ले आया था चाइना। 1979 के अंदर वो रिफॉर्म लिया था। 15 साल पहले हमसे रिफॉर्म पहले ले आया था। तो वो आज इतना डेवलप हो चुका है, क्योंकि वो कभी भी इतना ज़्यादा जैसे भारत ब्रिटिशों का राज रहा है भारत के ऊपर, उसके ऊपर इतना नहीं रहा है। तो हम कहीं ना कहीं डरते थे कि कहीं ना कहीं आके फिर से हम उपनिवेशवाद ना हो जाए। तो ये सब बातें आप इसमें लिख सकते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा परियोजना के वित्तीय व तकनीकी व्यवहार्यता का परीक्षण कीजिए। देश में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए प्रारंभ की गई सरकारी योजनाओं की पर भी चर्चा कीजिए। अब जो सौर ऊर्जा है तो आपको पता ही होगा, जो हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा जो राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इसी बात की है कि वो सौर ऊर्जा का सेटअप कर सकता है।
सौर ऊर्जा क्या होती है पहले आप ये देखिए। फोटोवोल्टिक सेल होते हैं जिसके माध्यम से एक बिजली उत्पन्न की जाती है, जो सौर ऊर्जा होती है उस पर डलती है, तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक उसको उत्पन्न करती है। तो ये आप बातें बता दीजिए। सरकार के जो क्या क्या टारगेट है वो आप इसमें लिखिए। 2022 तक हमको लगभग 125 गीगावाट उसको बिजली को बनाना है, और लगभग 2030 तक हमें एनर्जी का, टोटल एनर्जी का लगभग 50% हमको कवर करना है रिन्यूएबल एनर्जी से। रिन्यूएबल एनर्जी किस किस क्षेत्र में होती है टोटल आपको बता देनी है, और इसमें ये भी लिख देना है कि 420 अभी गीगावाट अभी भारत की जो कंज्यूम कैपेसिटी है, अभी जितनी भी बिजली हम उत्पादन करते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं 420 गीगावाट है। तो आप बातें इसमें लिख सकते हैं। और किस क्षेत्र में या फिर सरकार के द्वारा सबसे ज़्यादा जो फोटोवोल्टिक सेल कहाँ पर लगाए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर हमने क्या बोला है। सबसे पहले आपको ये बात लिखनी है कि हमने जब ग्लासगो में जो कोप 21 सम्मेलन हुआ था, कोप 26 सम्मेलन हुआ था 2021 में, तो उसमें हमने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के नाम से एक हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था कि अगर हम अपने देश के अंदर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को बनाएंगे तो इससे क्या होता है, एक टाइम ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे रात हो रही है, एक टाइम होता है कि दूसरे यहाँ पे देश के वहाँ पे दिन हो रहा है, तो वहाँ पे भी हम सेटअप करेंगे और वहाँ पे भी जो इंस्टॉल करेंगे किसको, फोटोवोल्टिक सेल को। फोटोवोल्टिक सेल को हम वहाँ अपने देश में इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ पे जो दिन हो रहा है तो हम, अगर हमें उसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो हम उसके देश में जाके वो चीज़ पहुँचा सकते हैं। तो ये सब बातें आप इसमें लिख दीजिए, क्वेश्चन आपका अच्छा से बन जाएगा। भारत में अब हमें बात करनी है अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपेक्षाकृत कम विकसित होने के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, व्याख्या कीजिए। इस क्षेत्र में विकास हेतु उपाय भी समझाइए। पूर्वी उत्तर प्रदेश को सबसे पहले आप देखिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वो बिहार से लगता है। बिहार का टोटल इलाका है, पूर्वांचल भी जिसे हम कहते हैं, जिसमें महाराजगंज आता है, जिसमें औरैया आता है, सरस्त भी आता है, और संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, ये सब उसमें उसी पूर्वांचल में आते हैं। और पूर्वांचल के अंदर सबसे ज़्यादा जो लीस्ट डेवलप है वो वहाँ पे क्या है वहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण क्या रहे हैं, वहाँ की जो एजुकेशन हब है। और सबसे बड़ी बात है वहाँ पे कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर नहीं है, ना में सबके सब सारे सरकार के ऊपर डिपेंड रहते हैं। सरकार के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड है कि वो सरकार की योजनाओं का इंतजार करते रहते हैं कि सरकार के द्वारा क्या योजनाएं लाई जाएंगी। और दूसरी बात, वो नेचुरल डिजास्टर से भी प्रभावित हैं। जैसे वहाँ पर बाढ़ आती है, कोशी नदी नाम से जो भारत में बिहार का सौंक भी कहा जाती है, तो वहाँ पे इलाके वो उसको इफेक्ट करती है। दूसरी बात, वहाँ के जो इलाके हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहते हैं बाढ़ के कारण ही। तो आप ये इसमें बातें कारण के तौर पर लिख सकते हैं, आपका क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। अब बात करते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी में अंतर सब बताइए, और कृषि में ये किस अक्षमता को ये बढ़ा सकती है, विभिन्न क्षेत्रों में कैसे बढ़ा सकती है। पहले आप नैनो टेक्नोलॉजी को समझाइए। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, किसी भी चीज़ का, या फिजिक्स में ले ली आप, बायोटेक्नोलॉजी में, या आप बायो में ले लीजिए, तो किसी भी पदार्थ का एक नैनो पार्टिकल, मतलब सबसे छोटा उसका नैनोवा हिस्सा, लगभग 100 गुना उसका छोटा हिस्सा बिल्कुल, उसको नैनो टेक्नोलॉजी कहा गया है। उसको अध्ययन करने के लिए उसको नैनो टेक्नोलॉजी कहा गया है। पहले आप नैनो टेक्नोलॉजी की परिभाषा लिखिए, ये किस किस क्षेत्र में कामयाब होती है। जैसे आपका फिजिक्स में हो गया, या फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी में हो गया, या फिर किसी भी रसायन केमिस्ट्री वगैरह में, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है, जैसे हार्ट डिजीज होती है और ब्रेन हेमरेज होता है, वहाँ पे जैव विविधता के आधार पर उनको लिया जा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी को बायोटेक्नोलॉजी में बदला जा सकता है। तो आप इसमें बातें लिख सकते हैं। ये 16वां क्वेश्चन हो गया। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वें क्वेश्चन पर आते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों को चर्चा कीजिए और इसके उल्लंघन को कैसे रोका जा सकता है, इसको समझाइए। डिस्कस द इशू रिलेटेड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड हाउ दियर वायलेशन कैन बी चेक। अब आपको इसमें आईपीआर के बारे में जानना है कि आईपीआर क्या होती है। सबसे पहले आप एक इन्वेंट करते हैं, आपको सिंपल भाषा में लिखना है आईपीआर क्या होता है। अपनी जो बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार वो अधिकार होते हैं जब हम किसी चीज़ को इन्वेंट करते हैं अपनी मेहनत से, या फिर अपने अधिकारों का उनका उपयोग करके वो सब चीज़ें इन्वेंट करते हैं जो आज तक किसी ने नहीं की। उसके आधार पर हम उसको, वो हमारा प्रॉपर्टी राइट हो गया कि हमने ये इवेंट किया है। जैसे भी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या किसी भी अन्य क्षेत्र में हम किसी भी चीज़ को इवेंट करते हैं तो वो हमारा अधिकार है कि हम उसको प्रॉपर्टी राइट ले लें।
कि वो हमारी प्रॉपर्टी हो गई, कोई भी उसको उसकी नकल ना कर सके, ये प्रॉपर्टी राइट होता है। ये बात इसमें आप लिख सकते हैं। और इसको जो प्रॉपर्टी राइट देती है सरकार के, हमारी भारत सरकार के द्वारा अलग से प्रॉपर्टी राइट दिया जाता है। और जो इंटरनेशनल लेवल पर है, एक वीपो नाम से संस्था है, वो देती है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वो संस्था होती है जो इंटरनेशनल लेवल पर प्रॉपर्टी राइट देती है, जिससे अगर किसी भी मतलब हमारे जो बड़े बड़े जो हमारे थिंक टैंक होते हैं या वैज्ञानिक हुए हैं, जैसे सीवी रमन्ना जी हुए हैं, तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी राइट ले रखा था। प्रॉपर्टी राइट लेने के बाद वो अगर कोई उनकी बातों को कॉपी करता तो वो उनके तहत वो उसको मुकदमा कर सकते हैं। तो ये बात आप इसमें लिख सकते हैं। सरकार के द्वारा इसे इनिशिएटिव को भी आगे प्रमोट किया जा रहा है, तो सब बातें आप इसमें लिख सकते हैं। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, सैन्य तथा असैन्य क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धि की भूमिका और प्रभाव को तार्किक व्याख्या कीजिए। पहले आप सैन्य और सैन्य कृत्यों में बुद्धि की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कैसे आप इसमें उपयोग करेंगे। मैंने अभी इससे पहले मैंने आपके सामने एक वीडियो बनाया था एफिनसास सिस्टम के बारे में, जो हमारी सैन्य ताकत है, जो हमारी मिलिट्री, जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं, उसके अंदर एक एफिनसास सिस्टम गृह मंत्रालय के जो गृह मंत्री है उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। उसमें क्या बेनिफिट होगा, उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई है कि एक जो पूरा का पूरा हमारा जो ढांचा है वो एक सोल्जर के ऊपर किया जाएगा, उसको सेटअप किया जाएगा। उसमें क्या क्या बातें हैं, हेलमेट है, एक उसमें एक आर्टिलरी जो गन है वो उसको दिया जाएगा, और एक कैमरा रखा जाएगा, एक हेलमेट दिया जाएगा, ये सब उसमें बुलेट प्रूफ जैकेट होगी। तो एक उसमें आप इसमें कोट करके लिख सकते हैं। और जो सिविल जो सैन्य है, जो सिविल हमारे सेक्टर में है, उसमें क्या बातें हो सकती हैं कि सरकार के द्वारा और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए, हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जो सिविल फोर्सेस होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की अपनी अलग से सिविल फोर्सेस है, जैसे जिसको पीएससी के नाम से जाना जाता है, तो आप उसको प्रमोट करने के लिए उसकी जैसे एफिनसास सिस्टम को लाया गया है, ऐसे उसको लाइए और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसको में भी यूज किया जाता है, जैसे एनसीआरबी के डाटा को, जैसे कोई क्राइम में रिकॉर्ड हो गया तो उसमें उसकी किसका आधार पर उसको बनाया जाता है। तो ये सब बातें आप इसमें लिख सकते हैं। 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। स्वतंत्रता के उपरांत पूर्वोत्तर भारत में व्याप्त विद्रोह के स्थिति के विस्तार को समझाइए। इसमें स्वतंत्रता के उपरांत बताया है, 1947 के बाद जो विद्रोह हुआ है, हमारा जो विद्रोह होगा पूर्वोत्तर राज्य में किसके साथ होगा। पहले तो अगर इंटरनेशनल लेवल पर होता है तो वो चाइना के साथ होगा, लेकिन जो इंटरनली होता है, जो राज्यों में होता है, वो कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो सामने आते हैं, जैसे कोई ट्राइबल ग्रुप हो गया, किसी आपस में मतभेद हो गया, और जैसे माओवादी जो माओवादी होते हैं जैसे, और जो नक्सलवादी होते हैं, तो वो सभी चीज़ें गतिविधियां प्रमोट करते रहते हैं। और कुछ अभी हाल ही में हमारे जो गृह मंत्री रहे उस टाइम के, तो दो ग्रुपों के बीच में उनको मतभेद को शांत किया गया है भारत सरकार के द्वारा। पूर्वोत्तर राज्य में तो लगभग 99% तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 70% तो कह सकते हैं कि वहाँ की जो इंसर्जेंसी है वो कम की है इस सरकार में। लगभग 8-9 सालों में वो सब चीज़ें कम होती आई हैं। तो ये सब बातें आप इसमें लिख सकते हैं। 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपदा प्रबंधन में सरकार की क्या भूमिका है, क्या स्थानीय नागरिकों को इसका परीक्षण देना उचित होगा। अपने उत्तर में तर्क के तौर पर समझाइए। इसमें आपको अपना ओपिनियन देना है कि जो सरकार के द्वारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे देश में अंदर जो लाए गए हैं, जो सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन सरकार की क्या भूमिका है, तो इसमें आपका क्या उचित है। जो सरकार के जो हमारे जो नागरिक हैं वो उसमें अपनी भूमिका निभाए या न निभाए, तो ये आप बात इसमें लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो कोस्ट लाइन है हमारी लगभग 7,500 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है, वहाँ पे चक्रवात इफेक्ट करता है। चक्रवात इफेक्ट करने के साथ साथ क्या होता है कि जितने भी कोस्ट लाइन के एरिया हैं वो जान माल की हानि करते रहते हैं, वहाँ पे चक्रवात आते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो एनडीआरएफ की टीम है सरकार उसको भेजती है, और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर उनको दोनों को संभालती है। तो ये बात इसमें लिख सकते हैं। जो नागरिक हैं वो भी कहीं ना कहीं सरकार की सहायता करते हैं, और जो नागरिक जो फंस जाता है बाढ़ में या ड्रोट में फंस जाता है तो उनको निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये सब बातें आप इसमें लिख सकते हैं, अच्छे से क्वेश्चन बन जाए। सरकार की 1-2 योजना है, जो एनडीआरएफ की टीम है वो आप इसमें लिख सकते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ फंड, ये सब बातें आप इसमें लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जो मैंने डिस्कस आपको सामने कराया है वो सब बातें आपको उसमें समझ में आई होगी। इससे आने वाला लेक्चर होगा जो जीएस पेपर 4 के इथिक्स का पेपर होगा, वो भी मैं आपको इसके जल्दी ले आऊँगा। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन होती है आपको मिलती रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।